हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग 1.12 दैट इज़ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कि अगर हम डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पर रख देते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट, क्या फोर्स देखा जाता है। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती है। ऐसी फील्ड हमारी यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है। और अगर डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पर रखेंगे तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक डायपोल है जिसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लग रहा है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और ये डायपोल क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या होता है, एक रोटेटरी फोर्स होता है, वो एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, QE2A साइन थीटा, जहाँ पे Q चार्ज है, E यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। वो फील्ड नहीं है जो हमारा डायपोल प्रोड्यूस कर रहा है, वो फील्ड है जिसमें ये डायपोल रखा गया है। और जो A है वो इनके बीच की डिस्टेंस है 2A जो हमारी टोटल होती है। और जो साइन थीटा है वो एंगल है। जो डायरेक्शन होगी उसकी नॉर्मल होगी कमिंग आउट ऑफ द पेपर। टॉर्क को सिंपली लिखें P/E। इसमें हमने 2QA को क्या लिखा है, P लिख लिया है। साइन थीटा इनके बीच का एंगल है जहाँ पे पूरा PE साइन थीटा इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हमने दो सिंपल केसेस लिए हैं कि जब हमारा, इसमें हम नॉर्मली केस तभी कंसिडर करते हैं जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो और या तो फिर एंटी पैरेलल हो। तो हमने दो केसेस कंसिडर किए हैं, एक पैरेलल का और एक एंटी पैरेलल का। इसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कंसिडर नहीं किए क्योंकि जो केसेस होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। फिर उस हिसाब से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे ये हमारी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। फोर्स Q पर माइनस Q पर ऐसे लग रहा है, प्लस Q पर ऐसे लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। अब चार्ज देखिए, फोर्स जो है वो Q में ज़्यादा लग रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या होगी, यही होगी। फिर उसके बाद दूसरा केस कंसिडर करें हम, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जब दोनों के बीच क्या है 180 डिग्री का एंगल है, तो इसमें क्या होगा, नेट फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारी एक पर्टिकुलर बॉडी जो उसमें बहुत सारा चार्ज कंटेन होता है। अब हमारी पर्टिकुलर बॉडी में कितना चार्ज है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी में एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं और इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं और फिर इस पर टोटल इंटीग्रेट करने के बाद हमें पूरे का चार्ज पता चल जाता है। तो हमारी क्या होती है, बॉडीज तीन टाइप की होती हैं, लीनियर होती है, ऐसी बॉडी होती है, एरियल होती है, और वॉल्यूमेट्रिक होती है। ठीक है, तीन तरह की बॉडीज होती हैं। लीनियर क्या होती है, जिसमें सिर्फ लेंथ होती है। एरियल क्या होती है, जिसमें दोनों होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। ठीक है, तो हम लीनियर चार्ज निकालने की बात करें तो हम एक स्ट्रेट वायर या तो फिर कोई कर्व वायर कंसिडर कर लें, उसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लें। ठीक है, अगर हम उसकी चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे तो हम पूरे की चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। सरफेस चार्ज में क्या करते हैं, हमें एरिया कंसिडर कर लेते हैं, उसका स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं। वॉल्यूम में क्या करते हैं, एक वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल सा, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, 3 डायमेंशनल कंसिडर करते हैं। जो हमारे सरफेस पे जो डेंसिटी होती है, एरिया चार्ज डेंसिटी जो होती है, उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट होती है सिग्मा से, और उसका मतलब होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा Q वो स्मॉल चार्ज है जो इंक्लोज है, डेल्टा एस वो स्मॉल एरिया है। उस तरह से लीनियर में क्या है, हम उसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा Q वो स्मॉल चार्ज है और डेल्टा एल वो स्मॉल लेंथ है। और फिर बात करें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, तो रो से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा Q वो स्मॉल चार्ज है और डेल्टा V वो स्मॉल वॉल्यूम है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पूरे की वजह से अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम उसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ की। तो जो गॉस लॉ है वो फ्लक्स निकालने के लिए काम आता है जब हमें किसी हम एरियल एलिमेंट को कंसिडर करते हैं उसमें। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, E.ds होता है, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यही E.ds किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो वहीं पे
इस केस को कंसिडर कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें जैसे कि हमारा ये एक दिया गया है सिलेंडर का सरफेस, तो हम इसकी वजह यहाँ पे प्लस निकालेंगे, यहाँ पे प्लस निकालेंगे और फिर इस वाले एरिया में प्लस निकालेंगे और फिर हम टोटल ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। अब इस वाले केस में क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स होगा यहाँ की वजह से वो क्या होगा वो निकालेंगे, यहाँ की वजह से क्या होगा वो निकालेंगे, यहाँ की वजह से क्या होगा वो निकालेंगे और फिर इस बार तीनों के ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल कितना फ्लक्स है इस पूरे के पूरे सिलेंडर से। अब हम इसे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें। तो जो गॉस लॉ है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होता है। गॉस लॉ में जो क्यू होता है, जो हम राइट साइड लिखते हैं, जो क्यू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्यू होता है जो पूरी बॉडी हमारी उसमें कितना चार्ज है वो उसका टोटल सम होता है। ठीक है, जो हम इस साइड लिखते हैं ई डॉट डी एस, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये लिखेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो Q आएगा लेफ्ट साइड में वो पूरा Q होगा, अंदर भी उस बॉडी के अंदर जितना चार्ज है वो भी, उस बॉडी के बाहर जितना चार्ज है वो भी। और जो हम राइट में लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर का चार्ज होता है। जो सरफेस हम गॉस लॉ के लिए कंसिडर करते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं और हम इस तरह के गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं ताकि उसमें सिमेट्री रहे। और जो गॉस लॉ होता है वो हमारा डिपेंड होता है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होता है, जैसे कि हमारे कूलॉम्स लॉ में भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।